नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक क्लास वर्कशीट 84 16/2/2021 विषय समाज विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति। तो चलिए आपकी वर्कशीट आनी शुरू हो गई है। अब फिर इसे जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। विद्यार्थी का नाम, प्यारे बच्चों आपका नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, वर्कशीट 84। अभी इतने लिखते लिखते आ रहे हैं तो आपको याद हो गया अपना क्लास टीचर का नाम, अपना नाम। पाठ 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, पुनरावृत्ति चल रही है, भाग 3। मतलब इसकी 2 वर्कशीट पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर हम पहले कर चुके हैं, ये तीसरी वर्कशीट चल रही है। काफी सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी राजनीति है, राजनीति देखिए क्या क्या कह रही है। प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। और अच्छा है कहीं नहीं लिखा गया है 3 नंबर वाले हैं 4 नंबर वाले हैं। अगर 3 और 4 नंबर बोल दे तो भैया उसी हिसाब से आपको शब्दों की संख्या बढ़ानी पड़ती है और लिखना पड़ता है, ठीक है। और अच्छा है कि 10 ही हैं, नहीं तो 20-20 वाले भी आपने कर रखे हैं, हमें भी पता है। तो चलिए पहला है आपका, एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। एक दलीय शासन व्यवस्था आप पहले ही जानते हो, पिछले भी वर्कशीट में हमने इसके बारे में बातचीत की थी। तो चलिए इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, ये है प्रश्न उत्तर 1। जिस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों पर एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण हो और सरकार की नीति का निर्धारण करता हो, एक दलीय शासन व्यवस्था होती है। ऐसी शासन व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया आपका पहले का आंसर। दूसरे का है, प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ये प्रेस, वो जो कपड़े प्रेस करते हैं वो वाला नहीं है, ये मीडिया, माध्यम मीडिया, जो आपका ये न्यूज़ वगैरह बताने वाले होते हैं ना, उसे हम इंग्लिश में प्रेस कहते हैं, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। अबे प्रेस की स्वतंत्रता होना बहुत ही जरूरी है, ये चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या किसी अखबार में प्रकाशित किसी मुद्दे पर अपना विचार रखना या लिखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रेस की स्वतंत्रता कहा जाता है। इसे ही कहते हैं क्योंकि अगर जो प्रेस ही है, यही एक है जो सरकार की नीतियों के बारे में अच्छे से हमें जानकारी देता है, सही क्या है गलत क्या है ये भी हमें इसके बारे में जानकारी देता है। ये बात की बात है। फिलहाल कुछ गोदी मीडिया नाम से संसार में कह रहा हूँ, हमारे देश में चल रहे हैं, जो सरकार की बस एक तरफा पॉलिसी को दिखाए जा रहे हैं। दो तरफा, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो मीडिया का काम हमेशा दोनों पहलू को दिखाना होता है। तो जनता उसे जज करेगी, तो ज़्यादा फायदा हो रहा है तो उस नीति को हमें अपना लेना चाहिए, अगर कम फायदा हो रहा है तो उस नीति को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है कि कुछ खामियां भी होती हैं, लेकिन फायदे अगर ज़्यादा हैं तो उस खामियों को हमें नज़रअंदाज भी करना चाहिए, ठीक है। चीज़ें समझ रहे हैं आप। प्रश्न नंबर 2 के पास प्रश्न नंबर 3, किसी रिक्त स्थान भरिए। चलिए रिक्त स्थान भर देते हैं। 2 या 2 से अधिक दलीय व्यवस्था को कहते हैं। ये अभी हमने कल ही देखा था। क्या देखा था, कल ही देखा था। तो कई बहुदलीय शासन व्यवस्था, क्या लिखेंगे उत्तर 3 का, बहुदलीय शासन व्यवस्था हो गया आपका। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है। अब देखो, राजशाही शासन व्यवस्था ये है क्या, कोई राजक शासन, ये पहले होता था लेकिन अब नहीं है। राजक शासन अब हमारे देश में नहीं है। तानाशाही शासन, अभी तानाशाही शासन होता तो ये देश में किसान प्रोटेस्ट थोड़ी ना कर पाते, अन्ना हजारे आंदोलन थोड़ी ना कर पाते, ठीक है। तो तानाशाही तो है नहीं, किम जोन जैसे टाइप का यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे हमारा 2 दलीय, अब ये 2 दलीय नहीं, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पे 7-11 हैं आपके। अब अगर लोकल में देखो, दिल्ली में ही देखो तो झाड़ू छाप, कमल छाप, ठीक है, हाथ छाप। अबे छाप इसी वजह से बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे वोटिंग होती है कई बार अलमारी छाप, सीटी छाप, बल्ब छाप, अलमारी, मतलब ऐसे ऐसे छाप होते हैं जो कभी चुनाव चिन्ह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बहुदलीय कहने में तो 2 दल नहीं है यहाँ हमारे पास बहुदलीय शासन व्यवस्था है। तो 4th इसका सही होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा भी दिया है। तो 4th का बहुदलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ। कौन सी व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। राजशाही शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। राजशाही, अभी देखो हमने बात की राजशाही शासन व्यवस्था, तो उसी बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, काफी सिंपल और आसान है आपका। देखिए, राजा के शासन को राजशाही शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें शासक पर किसी संविधान या कानून का अंकुश नहीं होता, वह अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता है। कोई भी जो राजा होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार शासन करता है। राजा के शासन को ही, यही ना राजशाही शासन, राजा के शासन को ही राजशाही शासन कहते हैं, जिसमें शासक जो राजा होता है उस पर किसी संविधान या कानून का कोई भी अंकुश नहीं होता, वो अपनी इच्छा के अनुसार जो उसने बोल दिया वही संविधान वही कानून होता है, ठीक है। इसे राजशाही शासन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपका यही समाप्त हो जाता है। काफी सिंपल आ रखे हैं, राजनीति है ना।
निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं। ये आपका तीसरी चौथी बार ये अनुच्छेद आया, लगभग थोड़ा सा ये 3 लाइन का, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 बार आ चुका है पहले भी। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले को प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुशक्तिशाली न हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का है। मतलब कमजोर का और शक्तिशाली का दोनों का मत लेना चाहिए। यह सरकार या बात सरकार या परिवार और अन्य किसी संगठन पर भी लागू होती है। तो अनुच्छेद 3 ही लाइन का अनुच्छेद भी अब छोटे छोटे दे रहे हैं, देख रहे हो बच्चों, तो ठीक है। और जैसे आपको पता होगा कि ज्ञान और जिज्ञासा साइंस के वर्कशीट से गायब हो चुकी हैं, ठीक है, तो आप लोग भी धीरे धीरे गायब होइए, वर्कशीट खत्म होनी स्टार्ट होगी, देखते हैं कब खत्म होती है। तो प्रश्न नंबर 6 का पहला, लोकतांत्रिक फैसले से आप क्या समझते हैं? देखो आप इसमें थोड़ा सा अपने विचार से हिसाब से लिख सकते हैं कि अनुच्छेद पढ़ के आंसर देने हैं आपको, ठीक है। ये सीधा हो जाए भाई साहब, ये इस हिसाब से एक ऐसा फैसला जिसमें ज्यादातर लोगों की सहमति हो लोकतांत्रिक फैसला कहलाता है। लोकतांत्रिक फैसले को मैं यही कहूंगा जिसमें ज्यादातर लोगों की सहमति हो, ऐसे फैसले को लोकतांत्रिक फैसला कहते हैं। अगर आपको और बढ़ा के लिखना है इसमें ये भी लिखता है जिसमें शक्तिशाली कमजोर वर्ग दोनों को मिलाकर लिखा जाता है, ऐसे फैसले लिया जाते हैं, ऐसे लोकतांत्रिक फैसले कहलाते हैं। आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक फैसले में विचार विमर्श क्यों जरूरी होते हैं? तो यही इसी चीज को देख के थोड़ा सा मैंने अलग हिसाब से, क्योंकि ये पॉइंट नीचे वाले में आ जाता। कमजोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का, ठीक है। इसीलिए सोच समझ के विचार विमर्श करके फैसले लिए जाते हैं। कमजोर को यह ना लगे कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। प्रश्न नंबर 6 का दूसरा यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 के तीसरे पर चलते हैं। आप अपने पारिवारिक अनुभव के आधार पर बताइए कि लोकतांत्रिक फैसले लेने से क्या लाभ होते हैं। लोकतांत्रिक फैसले लेने से कोई लाभ है तो वो बताइए। देखो बिल्कुल लाभ होते हैं। लोकतांत्रिक फैसले लेने से क्यों नहीं लाभ होते? लोकतांत्रिक फैसले लेने पर सभी उसका सम्मान करते हैं तथा उसका पालन भी करते हैं। जैसे आपके पिताजी ने कोई अगर रूल रेगुलेशन अगर साथ मिल के बनाया है कि चलो हाँ सबका सहमति होती है तो उससे सबका हम पालन भी करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ ये ऐसे ठीक है, वैसे ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो जब सारे फैसले मिल के लेते हैं तो उसका फैसले का हम सम्मान भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। प्रश्न नंबर 3 यहाँ समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दैनिक जीवन से लोकतंत्र का एक उदाहरण दीजिए। दैनिक जीवन से देखिए, दैनिक जीवन में आपने आप लोगों के हिसाब से लिखा है, ये आप लिखेंगे बिल्कुल आपके लिए सही होगा। किसी कक्षा में या आप 9वीं कक्षा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 9वीं कक्षा या किसी कक्षा में मॉनिटर चुनने के लिए सभी का मत लेना कि कौन मॉनिटर बनेगा। दैनिक जीवन के ही है आपका, ठीक है, तो ये लिख लो। या तो 4 दोस्त मिलकर बैठते हैं कि कौन सी आइसक्रीम खाएंगे, वैनिला, ठीक है, चॉकलेट, ऑरेंज, ठीक है, तो एक निर्णय होता है चलो ये वाला लेके आओ। तो अपने हिसाब से वो थोड़ा सा मुझे नहीं लगा, ये मुझे सही लगा, इस वजह से मैंने ये लिख दिया। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, तो यही बात मैं बता रहा था, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस समझ रहे हो ना, प्रेस देश में लोकतांत्रिक माहौल को बनाए रखने में कैसे अपनी भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 7, तो ये है, प्रेस सरकार की योजनाओं के ऊपर टिप्पणी करता है जिससे जनता को और ज़्यादा समझ आए, ठीक है, जनता को अधिक समझ में, इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ज़्यादा समझ में मैंने ऐसे लिख दिया। प्रेस सरकार की योजनाओं के ऊपर टिप्पणी मतलब कि उस पर अपना अभिव्यक्ति बताता है, टिप्पणी करता है जिससे जनता को और ज़्यादा समझ में आए। नहीं या तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, प्रेस सरकार की नीतियों के पक्ष व विपक्ष में तर्क देता है। आपने देखा होगा ना, जो सरकार की जो नीतियां होती हैं, यहाँ सरकार ये करेगी तो ये सही होगा, ये सही होगा, इससे दिक्कत होगी, ठीक है। कई बार देखो, वही अगर हम कहीं परियोजना बनाने की बात करते हैं, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी थी उसके बाद देखो मीडिया ने बताया था कि इसका ये बेनिफिट भी है, ये इसके नुकसान भी है, ठीक है, कई लोगों को वहाँ से घर खाली करने पड़े उसके कई, और उन्होंने ये बताया कईयों को वहाँ पे नौकरी भी मिली है। तो इसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं, जो लेकिन सरकार के पक्ष और विपक्ष में दोनों में तर्क देती है। जो प्रेस होती है आम जनता को सरल शब्दों में सरकार की नीतियों को समझाने में मदद करती है। आम शब्दों में कई बार सरकार ने देखा होगा ना, कहीं वो इस लैंग्वेज में बात करती है कि विपक्ष ही समझ सकता है उसे, या तो प्रेस वाले समझ सकते हैं, मीडिया वाले समझ सकते हैं, और मीडिया वाले हर सरकार जो फैसला ले
हर एक वर्ग के हिसाब से होता है, तो मीडिया उससे अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता है, ये चीज़ें आपके लिए है, ये बेनिफिट आपके लिए हुआ है। आपने देखा होगा सरकार जब बजट सुनाती है तो मीडिया उसे काफ़ी अच्छे से करते हैं कि आपके लिए ये चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, इसमें इतना टैक्स बढ़ाएगा, इतना इसमें टैक्स घटाएगा। जबकि सरकार पार्लियामेंट में सब बता रही होती है, लेकिन मीडिया उसे सरल शब्दों में आपको बता रहा होता है। सरकार व जनता के बीच पुल का कार्य करती है। बिल्कुल, जो मीडिया होती है सरकार और जनता को एक पुल का काम करती है, बांटने का काम करती है। मीडिया अगर भड़काऊ मीडिया हो तो सरकार के खिलाफ भी खड़ा कर सकती है मीडिया, किसको? जनता को। आपने यही देखा होगा कि इस वजह से जो इस टाइम पे हमारी सरकार है या किसी टाइम की सरकार रही होगी, वो जनता को लुभाने के लिए मीडिया का कई बार सहारा लेती है। इसी टाइम पे आजकल गोदी मीडिया नाम से एक वर्ड जो प्रचलित है वो आप जानते ही होंगे। कौन सा? गोदी मीडिया। कौन कौन इसके दायरे में आते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए। हम भी जानना चाहते हैं गोदी मीडिया के दायरे में कौन कौन से न्यूज़ चैनल आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, महिलाओं के विकास में लोकतंत्र शासन व्यवस्था की क्या भूमिका रही है? मतलब महिलाओं के विकास में लोकतंत्र ने क्या भूमिका निभाई है? देखो, सबसे पहले क्या, किसी व्यक्ति अगर उसका अधिकार मिल जाए तो काफ़ी हद तक उसकी उन्नति या विकास हो सकता है। लोकतंत्र में महिलाओं को मौलिक अधिकार मिले जिससे इनका विकास हुआ। बिल्कुल, मौलिक अधिकार में 6 अधिकार आपके आते हैं, आपको पता ही होगा, और इनसे इनको काफ़ी विकास इनका हुआ है, काफ़ी मतलब सर्वांगीण विकास भी कह सकते हैं, शिक्षा भी मिली है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, लोकतंत्र व्यवस्था में महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन भी कर सकती हैं। आंदोलन वर्ड आप लिख सकते हो। ठीक है। आपकी लोकतंत्र व्यवस्था में ही इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर कहीं अगर उसकी राजशाही शासन व्यवस्था हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बार बार यही है, जो लोकतंत्र में है काफ़ी अच्छा शासन रहा है। इसका अगर मैं तीसरा पॉइंट और अब से पढ़ के दिखाऊं तो तीसरा पॉइंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं। लोकतंत्र व्यवस्था में इनके विचारों को महत्व दिया जाने लगा। ठीक है, महत्व दिया है बच्चों, ये थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ सी हो गई है, दिया, महत्व दिया जाने लगा। मतलब नहीं, महिलाओं को भी सुननी है, इनके विचार, इनके विमर्श को भी सुननी है। शायद आप जानते नहीं होंगे, इसी लोकतंत्र ने हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री जानते हो आप? इंदिरा गांधी। इनके पास, इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो देश की पहली राष्ट्रपति महिला बन चुकी हैं। तो काफ़ी है, ये सब लोकतंत्र की वजह से ही हो पाया है। लेकिन आप देखो, किम जोंग उन, उसको लग रहा था कि वो थोड़ा खराब होने वाला, उसकी सिस्टर अगर बन जाती तानाशाही में, उसने क्या किया, अपनी सिस्टर को वहाँ से हटा दिया। भाई कहीं और जाओ, शासन में मैं ही करूँगा। मैं किम जोंग उन की बात कर रहा हूँ। वाह। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है, कैसे? इस पे आपको तर्क देने हैं। ठीक है, मेरा वो पेज भर गया तो मैंने तर्क देने के लिए ये पेज उठाया है आपका। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर, स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबरें दे सकते हैं। जो खबर अखबार वाले हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खबर दे देंगे, भैया यहाँ पे अकाल की स्थिति हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं देश में पूरी जगह अकाल ही आ जाएगा, और सरकार के पास स्टॉक भी होता है हर चीज़ के, उसका पास बैकअप प्लान होता है कि अगर देश में ऐसा हो जाता है तो कैसे निपटेंगे इस चीज़ से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान खींच सकती हैं। भैया सर, अरे सरकार यहाँ ध्यान दो, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, तो अच्छी बात है। जो सरकार के पास जो योजनाएं और जो बैकअप प्लान होता है उसमें से वो राशन निकालेगी और लोग गरीबों में बांटेगी। जैसे आपने पैंडेमिक टाइम में देखा भी था, सरकार ने काफ़ी मदद की। दिल्ली सरकार ने तो फ्री में राशन दिए स्कूलों में भी, और जो दिल्ली में रहने वाले निवासी हैं उनको भी कम से कम 4-5 महीने तो फ्री में दिए। क्यों? सरकार के पास बैकअप प्लान पहले से था, नहीं तो भुखमरी की स्थिति तो अभी भी आ सकती थी। सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का भी डर होता है। अगर वो भीखमरी से जनता को नहीं बचाती है तो उसे पता अगले साल फिर चुनाव में आएंगे, इसी जनता के सामने आना पड़ेगा। अरे तो इससे अच्छा इनका निपटारा करना पड़ेगा, जिसके कारण वो इस समस्या का निपटारा जल्द से जल्द करेगी। और कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भुखमरी आएगी तो यहाँ पे ये बताने का मतलब है, जो लोकतांत्रिक सरकार है वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपनी जनता की सेवा करती है। अगर नहीं करेगी तो चुनाव में हार जाएगी बेचारी सरकार। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में आप अपना क्या योगदान करेंगे? आप क्या योगदान करेंगे? रोज स्कूल जाएंगे, वर्कशीट टाइम से करेंगे, और क्या करेंगे हैं? प्रश्न नंबर 10
हम अपने प्रतिनिधि का चुनाव पूरी ईमानदारी से करेंगे। बिल्कुल, आपने वो 10 रुपये में कहीं भी मत जाना, 10 रुपये की चॉकलेट खिला दी तो आपने किसी और को मतलब वोट दिया है। किसी ने 5 रुपये की मतलब कि वो चाउमीन खिला दी तो आप कहीं किसी और को वोट देने जा रहे हैं। कोई 7.5 रुपये का आपका पता नहीं मतलब कि कोई वो रबड़ बैंड बांध दे रहा है हाथ में, चलो भैया हमें वोट दो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको पूरी ईमानदारी से वोट देना है। सरकार की और दूसरे लोकतंत्र में कैसे भूमिका निभाएंगे? सरकार की नीति सही होने पर उसका समर्थन तथा गलत होने पर उसका विरोध करेंगे। जैसे किसान आंदोलन आप देख रहे हो ना, बहुत सारे किसानों को लग रहा है कि यह उनकी योजना है वो गलत है, तो उसका वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, कई किसानों को सही लग रहा है तो चुपचाप हैं, तो सबका अपना अपना है, विरोध भी करेंगे और उसका समर्थन भी। तो क्वेश्चन भी इसी हिसाब से था आपका। और तीसरा है सरकार से सवाल व जवाब करेंगे। और क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में आप अपना क्या योगदान करेंगे? तो सबसे मेन मेरे को यही लगता है लास्ट वाला, सरकार से सवाल व जवाब करेंगे। सरकार से हमेशा हर एक जनता का हक है कि वो सरकार से सवाल और जवाब करे या पूछे। ठीक है, तो जिससे कि आपकी जो लोकतांत्रिक सरकार है जवाबदेही होती भी है, उसे जवाब देना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले 5 साल के बाद तो उसे हम दिखाई देंगे उसका असली रूप। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आए होंगी। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से समाप्त हो गए होंगे। वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन काफ़ी मज़ेदार थी, आपके लिए काफ़ी इजी है। वर्कशीट देखते हैं कब तक आती रहती है। उम्मीद है ये इस हफ्ते की मतलब इस हफ्ते के बाद शायद वर्कशीट ना आए, ये इस हफ्ते के बाद। ठीक है, क्योंकि ईएमसी की वर्कशीट में इस बात की चर्चा की गई है कि जो ईएमसी की वर्कशीट अब की बार लास्ट वर्कशीट है, इसके बाद आपको क्लास में मिला जाएगा। तो उम्मीद है ये लास्ट वीक हफ्ता सप्ताह चल रहा है, जो भी आप कह सकते हैं, नहीं तो हफ्ता मांगने फिर कौन आएगा? कोई हफ्ता नहीं मांगने आएगा इस हफ्ता के बाद। माई सीबीएसई क्लास चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।